नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। यूँ तो हिंदुस्तान के अधिकतर प्रदेशों में सरकारों से जनता की नाराज़गी चलती रहती है, लेकिन हिंदी इलाके और उत्तर भारत के राज्य, इन दो को अगर देखें, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं, इनको अगर देखें तो इनकी हालत दक्षिण के मुकाबले, महाराष्ट्र के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा खराब लगती है। क्यों है ऐसा? इसका अंग्रेजी भाषा से कुछ लेना देना शायद नहीं है। इसका लेना देना इस बात से है कि कहाँ की जनता कितनी जागरूक है। मुझको एक बार किसी ने कहा था कि जिस तरह से अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल, उनके पहले उनके बाद, लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं तरह तरह से। एक बार तो शायद एक सरकार ने कुछ 100-150 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी थी। तो मुझसे किसी ने कहा था, केरल के एक अफसर ने, कि ये अगर केरल में हुआ रहता तो पहली अनुकंपा नियुक्ति के बाद ही लोग अदालत चले जाते कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं इससे, ऐसे फैसले से हमको समान अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जिनको कैबिनेट ने सीधे अपॉइंट कर दिया है। तो जहां जनता जागरूक रहती है वहां ऐसी कई चीज़ें होती हैं। दूसरा, जनता जहां जागरूक रहती है वहां जनता अदालतों तक जाती है, जनहित याचिका भी दर्ज करती है जनता। और अदालत को जो मामले लगता है कि यहाँ ये सचमुच में ही जनहित के हैं, तो उस पर सरकार को नोटिस देती है, जवाब मांगती है, कार्रवाई के लिए कहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट जो है वो अदालत के बारे में चर्चा में जो जुबान इस्तेमाल होती है उसके हिसाब से बड़ा प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव यानी जो खुद होके पहल करता है हाई कोर्ट। हर हाई कोर्ट ऐसे नहीं रहते। चीफ जस्टिस का जो मिजाज रहता है, कुछ चीफ जस्टिस इतने परंपरागत रहते हैं, लकीर के फ़कीर रहते हैं कि वो कहते हैं जब हमारे पास कोई मामला आएगा तब हम सुनेंगे। केवल चीफ जस्टिस नहीं रहते, ब्यूरोक्रेसी में सरकार के नौकरशाह जो हैं उसमें से कुछ ऐसे रहते हैं। एक से मैंने पूछा था कि आपके पास ये वाला मामला आपने देखा है कि आपके विभाग में इतना बड़ा हंगामा हुआ है ये? तो उन्होंने कहा अभी तक फाइल मेरे पास आई नहीं है, और मैंने तय किया हुआ है कि मैं कोई फाइल खुद होके बुलाता नहीं हूँ, और कोई फाइल मेरे पास आती है तो मैं उसको अगले दिन तक रोकता नहीं हूँ, लेकिन खुद होके बुलाता नहीं हूँ, उन्होंने कहा था। अब अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जहाँ हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं, वो अगर इंतज़ार करते रहते कि खुद होके कोई जनहित याचिका लेके आएंगे तो हम सरकार से जवाब मांगेंगे, अगर वो ऐसा इंतजार करते रहते तो कम से कम पिछले 3 साल में 100 मामले ऐसे रहते जिस पे सरकार को कोई जवाब नहीं देना रहता। अभी के चीफ जस्टिस जो हैं अखबारों में देखते हैं खबरों को, उनको लगता है कि ये जनहित की खबर है तो सरकार से जवाब मांगते हैं कि इस अखबार में ये खबर ऐसी छपी है, आपका क्या कहना है इस पर। बात आगे बढ़ती है, अफसरों को हाईकोर्ट में हलफनामा देना पड़ता है कि इसमें तथ्य ये है, हम फलां कार्रवाई कर रहे हैं, या ये सच में समस्या है। उसके आधार पे हाईकोर्ट और सुनवाई करता है और नोटिस भेजता है लोगों को। मैं भी बताऊं आपको, एक भी दिन का अखबार ऐसा नहीं है जिसमें छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरकार को कोई नोटिस जारी न किया हो। इतवार शनिवार जब हाई कोर्ट बंद भी रहता है, उस दिन भी 1 दिन 2 दिन पहले का कोई आदेश कहीं ना कहीं छप जाता है, या ये छपता है कि हाई कोर्ट ने इसको सुओ मोटो यानी खुद होकर स्वयं संज्ञान लेना, सुओ मोटो, तो दर्ज किया है मामला और नोटिस दिया है सरकार को। कई मामलों में NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार की संस्था है, सड़कों के मामले में उसको नोटिस दिया है, जानवरों के मामले में उसको नोटिस दिया है, सड़क सुधारने के मामले में हाई कोर्ट क्लास ले लेता है अफसरों की, इंजीनियरों की,
कि कब तक बनेगा, क्यों इतना समय लगेगा, क्यों उसके पहले नहीं बन सकता, बच्चे ऐसी इमारत में क्यों बैठेंगे, बच्चों के सिर पे छत गिर रही है। क्या नहीं कर रहा है हाई कोर्ट। अस्पताल में दवा नहीं है तो नोटिस दे रहा है, मशीन खराब है तो नोटिस दे रहा है। राजधानी रायपुर के जो सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है, मेकाहारा कहलाता है, वहाँ पे मरीजों के साथ आए हुए लोगों के ठहरने के लिए, रुकने के लिए, खाना पकाने के लिए जगह नहीं है, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। मेरे सामने एक लंबी लिस्ट है। सोलर लाइट को लेके नोटिस दिया है, अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट बंद है तो नोटिस दिया है, अवैध मुरम और रेत खदान पे नोटिस दिया है, मणियारी नदी पे 50 साल पुराना पुल जर्जर हो गया है, नोटिस दिया है, खैरागढ़ बिलासपुर में दूषित पानी है, पेयजल संकट है, उस पर नोटिस दिया है, औद्योगिक कचरे पे नोटिस दिया है, सड़कों पे ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उस पर नोटिस दिया है, सिटी बस पे नोटिस दिया है, शहरी शौचालयों की खराब हालत और पानी भर जाता है शहरों में, उस पर नोटिस दिया है, स्कूल और कोचिंग सेंटर में अग्नि दुर्घटना हो जाए तो क्या इंतजाम है, उस पर नोटिस दिया है, खुले में चाकू बिक रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, उस पर नोटिस दिया है। क्या क्या नोटिस दे, लंबी है लिस्ट, मैं नहीं चाहता शाम हो जाए आपको देखते सुनते। वैसे मैं आपको बतलाऊं, ये विसर्जन की झांकी और दूसरे जुलूस, शादियां, इसके डीजे को लेकर, रास्ते बंद रहने को लेकर, जो स्थल सजावट है उसको लेकर, सड़कों के ऊपर पंडाल बनाने को लेकर, सड़कों पे स्वागत द्वार बनाने को लेकर, अभी एक लंबी लिस्ट है। स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे ट्रैफिक रोक रहे हैं, उसको लेकर। किस बात को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है? अगर मैं सरकार और अदालत दोनों से जानकारी जुटा सकूं, मान लीजिए 100 से ज़्यादा अलग अलग मामलों में नोटिस दिया होगा 3 साल में बिलासपुर हाई कोर्ट ने। क्या होना चाहिए सरकार का? ये तो रोज का कामकाज होना चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए, कामकाज इतना खराब नहीं रहना चाहिए। एक के बाद दूसरी सरकार आती है जाती है, काम ऐसे ही चलता है, काम की हालत खराब रहती है, अदालत डंडा लेके खड़े रहती है। मुझको बोलना अच्छा नहीं लगता है ये, लेकिन जजों का मिजाज वैसा ही दिखता है, डंडा लेके खड़े हैं सरकार से काम कराने के लिए। अच्छी नौबत थोड़ी है ये। लोकतंत्र में जो सरकार संविधान की शपथ लेकर काम करना शुरू करती है, जिसके लिए मंत्री हैं जो जनता के बीच से निर्वाचित होकर आते हैं, विधायक और सांसद और नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं, निर्वाचित और नियमित सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का एक बड़ा जटिल मेल मिलाप जो है भारत की शासन व्यवस्था में है। इसके बावजूद काम नहीं हो पाता है, इसके बावजूद खराब हालत में भी बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरी, उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सरकार की लापरवाही, अनदेखी और गैर जिम्मेदारी से जो होता है उसी पे जा रहा हूँ, जिसको लेके अदालत स्वयं संज्ञान लेता है, सुओ मोटो मामले दर्ज करता है और नोटिस भेजता है सरकारों को। कई लोगों को लगता है कि हाईकोर्ट को खुद ही सरकार चला लेना चाहिए, जो सरकार में बैठे हैं उनको सचमुच ऐसा ही लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी लोकतंत्र में कोई एक स्तंभ पूरा न करे तो उसके ऊपर दूसरे स्तंभ के चेक्स एंड बैलेंस हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज अगर गलत काम करते हैं तो संसद के पास उनको हटाने का अधिकार है, महाभियोग चलाते हैं, हटाते हैं, उनके पास अधिकार है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो पार्लियामेंट उससे जवाबदेही ले सकती है, जवाब ले सकती है उससे। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती, अदालत भी उससे पूछ सकती है, जो कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों पूछ रही है। मुझको लगता है कि बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार के जो वकील हैं वहाँ पे एडवोकेट जनरल और उनका ऑफिस, उसमें बहुत सारे वकील रहते हैं सरकार के मनोनीत किए हुए। आमतौर पे वो सरकार की विचारधारा के, सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा के रहते हैं, उनको बनाया जाता है।
मुझको लगता है पिछले 2-4 साल से उनके ऊपर काफ़ी काम का बोझ होगा। हर दिन तो सुओ मोटो केस लग रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ वो अभी तक सामने नहीं आया है। असली माल मैंने छुपा के रखा हुआ था, अब निकाल रहा हूँ उसको। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को जिन मुद्दों को लेके हमला करना रहता है वो उसके छांटे हुए पसंदीदा मुद्दे रहते हैं कि भूपेश बघेल को कुछ मुद्दे पसंद हैं, चरणदास महंत को कुछ और मुद्दे पसंद हैं, दीपक बैज को कुछ और मुद्दे पसंद हैं। उन मुद्दों को उठाते हैं ये लोग, लेकिन सरकार की फजीहत कर सकें जितना हाई कोर्ट कर रहा है उतना छत्तीसगढ़ का विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है। मैं कहीं से ये कहना नहीं चाहता हूं कि हाई कोर्ट विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट जितने मुद्दे उठा रहा है उतने मुद्दे तो छत्तीसगढ़ का विपक्ष भी नहीं उठा रहा है। ये नौबत बहुत खराब है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि लोकतंत्र में जो विपक्ष का काम है वो अदालत अगर करने लगे, यहाँ कर रही है मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के लोग कह सकते हैं कि ये तो अपोजिशन जैसा काम कर रही है। ये अच्छी नौबत नहीं रहेगी अगर अदालत सचमुच ही उस तरह से एक्टिव हो जाएगी तो दो लोगों के लिए, एक तो अदालत के खुद के लिए, क्योंकि अदालत विपक्ष नहीं है, जनहित पे सरकार से और संबंधित लोगों से जवाब मांग रही है। मुझको अभी छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट विपक्ष की तरह विरोधी भूमिका निभाते नहीं दिख रहा है। मुझको दिख रहा है जो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं सब जायज मुद्दे हैं और सरकार अपनी लापरवाही से, गैर जिम्मेदारी से उनको मौका दे रही है ऐसे मुद्दे उठाने का। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की भूमिका क्या रहनी चाहिए। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के आधार पे बनी है। आपको ध्यान है ना, अंग्रेज यहाँ पे बहुत समय तक राज करते थे, तो उनसे यहाँ के पढ़े लिखे तबके ने अंग्रेजी सीखी थी, तो हम अंग्रेजी बोलने वाले देश हो गए थे। ठीक वैसे ही जैसे कि फ्रांस के गुलाम जितने देश थे वो फ्रेंच भाषी हो गए, वो फ्रांसीसी बोलते हैं जुबान, तो हम अंग्रेजी बोलते हैं उसी तरह से। मुझको अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, बतलाऊं आपको मैं, जिसका मुझको हमारे यहाँ नामो निशान नहीं दिखता है, ना केंद्र में ना राज्यों में। उसको कहते हैं शैडो मिनिस्टर। शैडो मिनिस्टर वो रहते हैं कि जो पिछली किसी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आज विपक्ष में हैं, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को बहुत बारीकी से जानते हो, तो आपको शैडो मिनिस्टर बनाती है पार्टी, आप इस विभाग के कामकाज पे नज़र रखो। अब बात को समझिए जरा। तो मुझको लगता है कि शैडो मिनिस्टर की परंपरा जो है, प्रथा जो है, वो अगर लागू होती इधर छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ तो क्या होता। तो हमारे यहाँ जो कवासी लखमा भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री थे, उनको आज शैडो मिनिस्टर बनाते कि आज विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार के राज में शराब में कहाँ कहाँ क्या धांधली चल रही है, आप नज़र रखो, आप शैडो मिनिस्टर हो। दिक्कत छोटी सी है कि जेल में है, जो शैडो मिनिस्टर बन सकता था कवासी लखमा, और कुछ लोग बन सकते थे शैडो मिनिस्टर की भूपेश बघेल की सरकार में। मोहम्मद अकबर जैसे वन और पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, सबसे बड़े 2-3 विभाग थे ये, पर्यावरण, वन और ट्रांसपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि 200-500 करोड़ का चंदा अगर इकट्ठा करना हो किसी पार्टी को तो वो अपने पर्यावरण मंत्री को बोल के ही कर सकती है उतना, ऐसा लोग मानते हैं। मैं नहीं जानता, मुझको कभी 5 रुपए का इश्तहार भी इन मिनिस्टर्स से नहीं मिला। किसी दिवाली पे एक ओप्पो और वीवो का फ़ोन भी नहीं मिला इन मिनिस्टर्स से, तो मैं नहीं जानता कि ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि नहीं, लेकिन चर्चा है ऐसी। तो आज हालत ये है कि मोहम्मद अकबर जो ये 3 विभाग संभालते थे वो अपने घर में बैठे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकलते। घर यानी दफ्तर, घर, सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। जिस बुरी तरह कवर्धा में वो हारे,
विजय शर्मा से, तो वो बाहर हो गए एकदम से। ऐसे ही भूपेश सरकार के अधिकतर मंत्री, टी.एस. सिंहदेव ने तो भूपेश के सरकार में रहते हुए पंचायत मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़ दिया था कि मुख्यमंत्री जो हैं पैसा जारी नहीं कर रहे हैं ग्रामीण विकास के लिए, मकानों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो मैं ये मंत्री रहना नहीं चाहता। तो वो मंत्री नहीं रही, है अलग बात है। पार्टी ने चुनाव के करीब उनकी आत्मा की शांति कहना गलत होगा, टी.एस. सिंहदेव जी अभी हैं, उनकी हसरतों की शांति के लिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया 2.5 महीने के लिए आखिरी में, याद है ना आपको। मैं यहाँ शशांक तिवारी जी से जब राजनीतिक चर्चा करता हूँ तो आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि जो 2.5 साल सीएम बनने का दावेदार था वो 2.5 महीना डिप्टी सीएम बन के भी खुश हो गया। बाबा के भीतर लगता है, टी.एस. सिंहदेव के भीतर लगता है कि एक बच्चा है जो लॉलीपॉप से खुश हो जाता है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि शैडो मिनिस्टर बनाने का काम जो विपक्ष को करना चाहिए भारत में, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेशों में भी, तो उससे उनको विभाग की जानकारी है, विभाग के कुछ उनके लोग भी होंगे जिनसे संपर्क होगा, जानकारी निकल कर बाहर आएगी। लेकिन लोग इतने बदनाम हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, अदालत की चार्जशीट में नाम आ जाता है, तरह तरह की उनके खिलाफ जांच होने लगती है, आल औलाद जेल चले जाती है कि वो क्या शैडो मिनिस्टर बनेंगे। तो विपक्ष जो है जब अपने सत्ता के कार्यकाल को लेकर इस तरह कटघरे में रहता है, जनता के बीच भी, मीडिया में भी, अदालतों में भी, जांच एजेंसियों में भी, पार्टी के भीतर भी, छत्तीसगढ़ के भीतर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग समय पर ये कहा है कि हमारी सरकार के कामकाज से हम हार गए थे, याद है आपको। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को क्या शैडो मिनिस्टर बनाया जाए, और या तो पार्टी इतनी मजबूत रहे कि नए लोगों को शैडो मिनिस्टर बनाए और सरकार के एक एक मंत्रालय को, विभाग को उनको आवंटित कर दे कि तुम इसी विभाग पे नज़र रखो, रात दिन इसी विभाग पे नज़र रखो। क्योंकि विपक्ष ऐसा कर नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में। विपक्ष को अभी ये भी नहीं मालूम है कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी किसकी अगुवाई में लड़ेगी। कुछ भूपेश बघेल के लोग जो हैं, भूपेश बघेल को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ताकि अगला चुनाव उनकी अगुवाई में लड़े। महंत जी कुछ ऐसे लोगों को चमचा बोल रहे हैं। दीपक बैज को आपत्ति है कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे रहते भूपेश को अध्यक्ष बनाने की बात क्यों हुई है। टी.एस. सिंहदेव, ऊंचा कद है उनका, तो वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि नीचे के लोगों में चल रहा है झगड़ा उनको दिख नहीं रहा है, वो मुंह खोल नहीं रहे हैं इसके ऊपर। वो ऐसा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे ऊंचे हो गए हैं कि नीचे जो ये नीचे के लोग जो झगड़ रहे हैं इतने दूर तक मुझको नहीं दिखता, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो जब विपक्ष इतना बिखरा हुआ, बेअसर हो, कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कुछ कुछ हमले करते हैं कुछ कुछ मुद्दों पे जहां उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी रहती है नेताओं की। पार्टी के रूप में, संगठित रूप में अगर आप देखें तो आपको कांग्रेस के 2 नेता भी छत्तीसगढ़ में ऐसे नहीं मिलेंगे जो एक साथ मिल के किसी रणनीति से कोई काम कर रहे हो। आज 2 नेता भी ऐसे नहीं है। इसलिए जिस प्रदेश में विपक्ष इतना कमजोर हो, सरकारी कामकाज का ढर्रा जो हमेशा से चले आ रहा है वैसा ही ढीला ढाला, भ्रष्ट, गैर जवाबदेह, गैर जिम्मेदार चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। कौन मांगेंगे जवाब? मीडिया तो कुछ हद तक अभी मांग भी रहा है, प्रिंट अभी जिंदा है। जैसे भूपेश कहते हैं ना आम सभा में, कका अभी जिंदा है अपने बारे में, यानी मैं भी जिंदा हूँ, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। तो भारत के लोकतंत्र में अभी बहुत थोड़ी हद तक सही, लेकिन ये बात कही जा सकती है, प्रिंट अभी जिंदा है। तो अभी थोड़ा बहुत तो लोकतंत्र की फिक्र चल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट सरकार को रात दिन किसी न किसी कटघरे में खड़ा किया हुआ है। तो हमको इस हाईकोर्ट का एहसान मानना चाहिए कि वो कम से कम विपक्ष को जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो उसके पहले इन मुद्दों को उठा रहा है, इंतजार नहीं कर रहा है हाईकोर्ट।
कि विपक्ष के नेता अगर सेटिंग नहीं हो जाएगी तो उठाएंगे मुद्दे को, उतना इंतज़ार नहीं कर रहा है। वो जनता के हित को देख रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊं, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, ये समझती है इस बात को कि ये मुद्दे अदालत ने खुद उठाए हैं। ये विपक्ष ने, कांग्रेस ने इन मुद्दों को नहीं उठाया है। तो कांग्रेस अगर ये सोचे कि आज से 3 साल बाद जो चुनाव का जो माहौल रहेगा उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा, सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हाईकोर्ट में उठ रहे हैं, तो हाईकोर्ट के जज चुनाव लड़ेंगे तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। कांग्रेस को इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा कि हाईकोर्ट सरकार को कटघरे में खड़े किए हुए है। हाईकोर्ट तो अपना काम 4 कदम आगे बढ़ के भी कर रही है। जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन रहते हैं ना, काफ़ी आगे बढ़ के खेलते हैं, ऐसा हाईकोर्ट खेल रही है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं जनहित में हाईकोर्ट के प्रोएक्टिव रहने के पक्ष में हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या वो विपक्ष की अपनी ज़मीन जो है, क्या उस ज़मीन को हाईकोर्ट से खोते नहीं जा रही है? सोच के देखें कांग्रेस पार्टी, प्रदेश के मतदाता भी इस बात को सोच के देखें। क्या छत्तीसगढ़ में विपक्ष अपनी ज़मीन हाईकोर्ट के हाथों खोते नहीं जा रहा है? सोच के देखिएगा। आपको मेरी उठाई बातें अगर जायज़ लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा, दोस्तों को भेजिएगा, वो चाहे किसी भी प्रदेश में रहे। मैंने छत्तीसगढ़ का तो एक मॉडल सामने रखा है। बाकी देश में लोकतंत्र की हालत जो है हिंदी भाषी इलाकों में, उत्तर भारत में कमोबेश इसी तरह की है, कुछ जगहों पे इससे भी खराब है। तो सोच के देखिएगा क्या होना चाहिए। जनता अगर जागरूक हो के ये बात न उठाए, मैं जैसे, मेरा तो एक ही वोट है, लेकिन मैं इस बात को उठा रहा हूँ। आप इस बात को अपने तरह से अगर उठाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, अपनी खुद की बात उठाएंगे, अपने सोशल मीडिया पेज पे लिखेंगे कि हाईकोर्ट कब तक तुम्हारा काम करते रहे विपक्ष, तुम खुद भी तो अपना कुछ काम करो। तो कर्नाटक में और हिमाचल में ये बीजेपी को चुनौती रहेगी, तेलंगाना में ये बीजेपी को या वहाँ की जो स्थानीय पार्टियाँ हैं उनको चुनौती रहेगी। ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों को चुनौती रहेगी। मैं किसी को भड़काने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ, कांग्रेस या बीजेपी को। मैं तो जनता के हित के मुद्दों पे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप सोचिएगा, आपको ठीक लगे तो हमारे इस लिंक को आगे बढ़ाइएगा। फिर मिलते हैं। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर का खतरा अपार है। समझ लीजिए कि आपके 8-10 मकान पहले तक पहुंचा है कैंसर, धीरे धीरे चल के इधर भी आ जाएगा। और बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर तंबाकू के मरीजों की, बहुत बुरी मौत। मैं सुनाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि मैं रामसे ब्रदर्स की किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। एक बार अगर तंबाकू से कैंसर हुआ तो आपको लगेगा कि मैं जितने जल्दी चल बसूं उतना अच्छा है। ऐसा मत कीजिए। आपका परिवार आपको चाहता होगा, दोस्त चाहते होंगे, आपकी ज़रूरत भी होगी। भले आप बहुत महान नहीं होंगे, मदर टेरेसा जैसे नहीं होंगे, लेकिन आप, हर व्यक्ति की समाज को ज़रूरत रहती है, कुछ तो अच्छा काम आप कर भी सकते हैं। तंबाकू को छोड़िए, उससे जो पैसा बचता है उससे पहले अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कीजिए। फिर भी अगर बचता है, समाज के लोगों को उससे खिलाइए पिलाइए। आपको मालूम है, एक पैकेट सिगरेट जो है, मैं तो नहीं जानता दाम कितना है, लेकिन फिर भी एक पैकेट सिगरेट जो है, मेरा ख्याल है उससे आप 5 से 10 लोगों को तो फुटपाथ पे जो खाना मिलता है वहाँ खाना खिला सकते हो हर दिन। एक तरफ आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आप अगर धर्मालु हो तो आपको पुण्य मिलेगा ऐसा खिलाने से। मेरी तरह के नास्तिक हो तो तसल्ली मिलेगी कि आपने समाज का कोई काम किया है। सोच के देखिएगा।